जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों की एग्ज़ाम डेट जो है नीट की आ चुकी है। वो कब होने वाली है? तो 27 और 28 फ़रवरी को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है रीट एग्ज़ाम की जो PYQ हैं उनको लेके आए हुए हैं और उसके साथ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। और आप लोगों की यही सीरीज साइंस की चल रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आप लोग उसको अवश्य देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। हम लोगों को जो 10 दिन बचे हुए हैं लास्ट, उसमें इतनी मेहनत करनी है कि जो हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो किंडरगार्टन विधि है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। तो जो किंडरगार्टन पद्धति है या प्रणाली है वो अमनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही मतलब ये ऑप्शन हमारा एक गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। तो ये उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए नहीं है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला कहा गया है, यह कुक महोदय जो इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया गया। जो कुक महोदय हैं उन्होंने इस विधि को दिया गया। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यह विधि जो है फ्रोवेल के द्वारा दी गई है, ना कि कुक के द्वारा। अगला बोला है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। हाँ, तो ये बात हमारी सत्य है, क्योंकि हमारा इसमें खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। यह विधि किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रोवेल के द्वारा यह विधि दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम से दी जाती है? जो बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल किताबी ज्ञान से। तो जो केवल वर्ड जो दिख रहा है हमारा शब्द, ये एक नेगेटिव वर्ड है और हमें कहिए पॉजिटिव, तो ये तो हमारा पहले से कट गया। अगला है, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से। तो ये दोनों सही है, पर इन दोनों में से सबसे बेस्ट हमें देखना है। तो सबसे बेस्ट होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि सामाजिक पर्यावरण से। सामाजिक पर्यावरण से बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा शिक्षा का माध्यम दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक मतलब इंडिविजुअल अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें हमें नेगेटिव देखना है, मतलब सीमा क्या है इसकी। ऑप्शन ए है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। ऑप्शन बी, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। ऑप्शन सी है, यह इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और ऑप्शन डी दिया गया है, इस शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो यही इसकी क्या है, सीमा है। बाकी हमारे क्या है, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, परंतु हमें क्या करना है, इसकी सीमा को बताना। तो ये हमारे गलत हो जाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिविक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? इसमें भी हमें क्या बताना है, नेगेटिव वर्ड बताना है, मतलब नेगेटिव को बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, अध्ययन कार्य का आवंटन करना। ऑप्शन बी है, अध्ययन हेतु निर्देशन देना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के द्वारा स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। ठीक है। ऑप्शन डी है, कलात्मक प्रायोजन। यानी कि परिविक्षित, परिविक्षित मतलब एक तरह से हम क्या करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है, इसमें बारे में ये पूछा गया है। तो अध्ययन कार्य का आवंटन करना, जैसे कि मान लिया हमारे पास कुछ व्यक्ति हैं,
ए बी स्टूडेंट है, ए बी सी डी, इनको हमने क्या किया, कुछ काम को आवंटन कर दिया कि ए काम ये करेगा, बी काम ये करेगा, सी काम इसने ये करेगा, इस तरह से सभी को बांटा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में करवा रहे हैं वो काम। तो हमारा ये तो इसका सोपान है, परंतु हमें क्या बताना है, नेगेटिव। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये सही है हमारा। अगला ऑप्शन बी है अध्ययन हेतु निर्देशन। अगर हम अध्ययन करा रहे हैं तो उसको क्या देंगे, निर्देशन देंगे। अगर हम स्टूडेंट को, हम टीचर है माना, तो हम आपको क्या देने हैं, निर्देशन दे रहे हैं कि इस तरह से आप पढ़िए, तो जिससे कि आपका जो रीट में एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो क्या दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, परविच्छिद का अपागम है, तो ये भी सही है। अगला विद्यार्थियों के द्वारा स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी एवं शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन, तो ये भी हमारा क्या सही है, परंतु हमें क्या बताना है, नेगेटिव बताना। तो ये सारे के सारे गलत हो गए। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें क्या बताना था, नेगेटिव, कलात्मक प्रायोजन से, ये इसका उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लिखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। जो हमारा सर्वप्रथम हम किसी विद्यार्थी को क्या मतलब कोई सिंबल बनाने के लिए देते हैं, जैसे कि हमें कुछ एक इस तरह से सर्कल दे दिया, ऐसे बनाने के लिए दे दिया, इस तरह से बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। तो जो हम कुछ सिंबल बनाने के लिए देते हैं, कुछ आकृतियां बनाने के लिए देते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि इस तरह से कुछ बनाओ, तो उनको नहीं पता कि ये क्या है, बस बच्चों को हमें बनाना सिखाना है। तो ये क्या बता रहे हैं, हम आकृतियां बनाना सिखा रहे हैं, हम उनको सरल रूप से लिखना सिखा रहे हैं। तो यही हम कब किस स्तर के बच्चों को सिखाते हैं, क्या हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाते हैं, तो जी हाँ, तो हम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को ही हम आकृति और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना सिखाते हैं। यह क्वेश्चन हमारा सीटेट एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। मतलब जो भाषा कौशल है उसमें अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को दूसरे के प्रपक्ष रखना, दूसरे के समक्ष रखना है, अभिव्यक्ति है। अब हमारे भाषा कौशल, अगर भाषा कौशल की बात की जाए तो भाषा कौशल हमारे 4 प्रकार के हैं, मतलब 4 हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल कितने हैं हमारे, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक ट्रिक से याद कर रखेंगे हम लोग, सुबोपली। सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब इसमें से हमारे कुछ ग्रहणात्मक हैं और कुछ अव्यक्त्यात्मक हैं, मतलब 2 हैं। कैसे कैसे हमारे होंगे, ग्रहणात्मक जिनको हम ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अव्यक्तात्मक हम अपनी बात को किसी दूसरे के समक्ष रखेंगे, अव्यक्त करेंगे, ठीक। तो ग्रहण करेंगे तो इनमें से कौन कौन सी चीज से हम ग्रहण करेंगे, पढ़ना, पढ़ते हैं हम तो उससे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा हमारा आ गया सुनना, इसको भी हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, परंतु हम अव्यक्त किस में करते हैं, तुम्हारा हो जाएगा बोलना और लिखना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे गए हैं हम लोगों के, ठीक है। एक हमारा कौन सा है, अव्यक्ति कौशल और दूसरा ग्रहणात्मक कौशल। तो ग्रहणात्मक में कौन कौन से हो जाएंगे, पढ़ना और सुनना, और अव्यक्तात्मक में बोलना और लिखना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलना और लिखना हमारे कैसे हैं, अव्यक्तात्मक कौशल है। अगला क्वेश्चन, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख है जो हमारा किस भाषा कौशल से संबंधित है। ऑप्शन है श्रवण,
ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी वादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखन। लेखन हमारा जो है अनुलेख भाषा कौशल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लिंगवा फोन यानी कि रिकॉर्डर प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? ऑप्शन ए है पर्यवेक्षक सामग्री, ऑप्शन बी है दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी श्रव्य सामग्री। देखो हमारी सामग्री जो मतलब इसमें दो लगा है अधिगम सामग्री, कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार से। कौन कौन सी हैं? दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री कौन सी होती है? जिनको हम देखकर सीखते हैं, वो हमारी क्या हो गई? दृश्य सामग्री। इसमें हमारे ऑप्शन में मतलब उदाहरण में क्या आ जाएंगे? जैसे चार्ट हो गया हमारा, मॉडल हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है? दृश्य सामग्री है। ब्लैक बोर्ड हो गया, वो भी हमारी दृश्य सामग्री है। अगला हमारा इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब ऑडियो वीडियो विजुअल। तो इसमें कौन कौन से हमारे आ जाएंगे उदाहरण? तो हमारा आ जाएगा कंप्यूटर, उसके बाद में हम रख सकते हैं इसको टीवी, इसमें रख सकते हैं टेलीविजन, प्रोजेक्टर रख सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। श्रव्य सामग्री जिनको हम सुनकर अधिगम करें वो हमारी श्रव्य सामग्री। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा? मतलब उदाहरण में हमारी एक तो यही आ जाएगा लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रव्य सामग्री। लिंगवा फोन क्या है? हमारा एक प्रकार की श्रव्य सामग्री है जिसको हम अधिगम के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। जो भाषा की प्रयोगशाला है वो जो अनुभागों में उसको डिवाइड किया गया है तो उसमें सम्मिलित नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। परामर्श कक्ष ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है श्रवण कक्ष, ऑप्शन सी नियंत्रण कक्ष, ऑप्शन डी विश्राम कक्ष। तो कभी भी देखा होगा तो हमारा उसमें विश्राम कक्ष नहीं होता है। परश्रम कक्ष भी है हमारा, पराश्रम कक्ष, श्रवण कक्ष भी है हमारा, नियंत्रण कक्ष भी है, परंतु विश्राम कक्ष नहीं है। इसमें हमें नहीं पूछा गया तो नहीं बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन जो है उसका गुण क्या है? सस्वर मतलब अच्छा स्वर, स्वर के साथ उचित ध्वनि निर्गमन के साथ, यही हमारा क्या है? सस्वर वाचन का गुण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उचित ध्वनि निर्गमन। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। जो मौखिक मूल्यांकन है इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ओरल हमारा इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार करते हैं, मौखिक मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें बोल रहा है कि मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नहीं, अगर हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर कैसे मिलेगा हमें? तो इसका आंसर ये तो हमारा होगा नहीं, तो ये हमारा गलत। अगला, मौखिक मूल्यांकन करता जो मूल्यांकन करवा रहा है मतलब जो साक्षात्कार कर रहा है उसका निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके विषय के बारे में जानकारी नहीं है और वो दूसरे का साक्षात्कार कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हम अगला सी, ऑप्शन सी देख रहे हैं। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। अगर सामूहिक रूप से मूल्यांकन करेंगे तो हमारा कैसे सही होगा? इंडिविजुअल हम कर ही नहीं सकते मौखिक मूल्यांकन, तो ये भी हमारा गलत है। अगला है डी ऑप्शन, मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्मव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। अब कम क्यों मिलने चाहिए उसको? अवसर उसको अधिक मिलने चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है।
ये हमारा एक कोटेशन दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है वही बताना है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए है माइकेलिस, ऑप्शन बी सीसी रॉस, ऑप्शन सी ब्लूम, ऑप्शन डी है राइट स्टोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकेलिस। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। क्या बोला है? विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। अब इसमें देखो, एक हमारा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी है ब्लॉक शिक्षण, ऑप्शन सी है अभ्यास शिक्षण और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो, इसमें दो प्रकार के हमें देखना है। जैसे एक होता है निदानात्मक शिक्षण। अब निदानात्मक शिक्षण क्या होता है हमारा? इसका मतलब है कि जैसे हमने कोई भी मतलब समस्या है, तो समस्या को पहचानना, समस्या को पहचानना, समस्या को पहचानना, ठीक है, उसका क्या करना? निदान करना है। अगला हमारा उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक इसका मतलब है कि हम समस्याओं को दूर करना, समस्याओं को दूर करना। दो प्रकार से हमारा, एक क्या है निदानात्मक शिक्षण, दूसरा हमारा उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? तो समस्याओं का पहचान करना, समस्याओं की पहचान करना। कोई भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, मतलब प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम करेंगे, मतलब उसकी पहचान करेंगे समस्या को। कोई भी हमने एक वो दे दिया करने के लिए काम, फिर उसमें से हम देखेंगे इसमें हमें काम करने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं। तो पहले हमने क्या किया? उसका निदान किया, मतलब समस्या को पहचाना, फिर उसका हमने क्या किया? उपचार किया। एक तरह से हम समझ सकते हैं जैसे कि हमारा कोई भी एक जो हम मरीज जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पहले उनसे पूछता है मतलब कि आपको क्या बीमारी है, तो वो बताते हैं ये बीमारी है, फिर उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं? समस्या का पहचान कर रहे हैं, समस्या की पहचान कर रहे हैं। उन्होंने पता किया कि इनको क्या है? बुखार है, उन्होंने भी बताया हमें बुखार है, तो उनका चेक किया कितना बुखार है, फिर उस हिसाब से उनके क्या दी? दवाई दी, मतलब उपचार किया। तो समस्याओं को दूर करने के लिए उनको क्या दी? दवाई दी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो समस्याओं को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक शिक्षण क्या है? तो समस्याओं की पहचान करना ही हमारा क्या है? निदानात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें विद्यार्थी का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब बहुत बड़े एरिया में। तो हमारा इसका दोष पूछा गया है। क्या पूछा गया? दोष। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये तो हमारा होता है इसमें सतत मतलब लगातार इसका मूल्यांकन होता है विद्यार्थियों का। अगला ऑप्शन बी दिया गया है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। जैसे हम कोई भी अगर हमारा जैसे रीट का एग्जाम है, मान लिया हमारा किसका एग्जाम है? रीट का एग्जाम है। हम क्या लगाएंगे? टेस्ट लगाएंगे। अब टेस्ट जब लगाएंगे तो हमें उससे क्या पता लगेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उनको हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो निरंतर कमियों का ज्ञान होता रहता है हमारा, तो ये भी हमारा सही है। अगला, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी रहती है। जो अभिभावक मतलब हमारे पेरेंट्स को हमारे जो प्रगति क्या क्या हमने की है डेली वाइज में,
तो हमारा इसके बारे में उनकी जानकारी मिलती रहती है। अगला ऑप्शन डी दिया गया, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। यही हमारा क्या है, इसका दोष है, क्योंकि एक बड़े मात्रा में अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो हम इतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात कम होगा, यही हमारा इसका दोष है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में पदों का प्रयोग किया जाता है 4 पदों का। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि सही संधि विच्छेद है। जो सदैव है उसमें कौन सी संधि हमारी है। अब देखो संधि हमारी सदैव में पहले देखते हैं ये हमारी कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या होती है, तो जब हमारा स्वर आ और बड़ा आ के साथ में ए और ऐ आए तो क्या होता है, इसका ऐ हो जाता है। इसी प्रकार से आ और बड़ा आ के बाद में ओ औ आए तो हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले हमारा एक यही देखते हैं, सदा धन एव, सॉरी सदा धन एव, तो इसका क्या होगा, सदैव। इसी प्रकार से हम देखते हैं महा धन औषधि, तो इसका हो जाएगा महोषधि, महोषधि। ठीक है, तो इसका सही क्या आंसर होगा, संधि विच्छेद हमारा सदा धन एव। और इसमें संधि अगर पूछी जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो विष है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। ए है वसु, बी अर्णव, सी उरग और डी है गरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विष का सही मतलब पर्यायवाची है हमारा गरल। ठीक है, उरग किसका है हमारा, तो उरग हो जाएगा सांप का, मतलब सर्प का हो जाएगा हमारा उरग। भुजंग भी इसका होता है, भुजंग। ठीक है, गरल किसका, विष का है। अर्णव, अर्णव हमारा समुद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विरोधी शब्द का विलोम होगा। जो विरोधी दिया गया है इसका विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द क्या होते हैं, मतलब अपोजिट। ठीक है, तो विरोधी, बैरी ये तो हमारा इसका पर्यायवाची। अवरोधी, शत्रु ये भी इसी प्रकार से। तो हमारा इसका आंसर होगा विरोधी का क्या हो जाएगा, समर्थक, विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द में आशय है। मनोदशा जो शब्द दिया गया है इसका आशय क्या है। ऑप्शन ए मन से दशा, ऑप्शन बी मन पर दशा, ऑप्शन सी मन की दशा, ऑप्शन डी मन को दशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन की दशा। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है तो हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमारी कैसे, तो इसका हो जाएगा मन है प्लस दशा, हो जाएगी हमारी मनोदशा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द है, मनुष्य जो है वो किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए दिया गया है अव्यय, ऑप्शन बी है भाववाच्य संज्ञा,
ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य जो हमारा क्या है, एक जाति है। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है हमारी, मनुष्य। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इन पे मतलब परिवर्तन करने पर भी कोई भी परिवर्तन ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है। भाववाच्य जिसमें हमें भाव प्रकट हो, जिस संख्या से हमें भाव प्रकट हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हमारा भाववाच्य में आ जाएगा मिठास। ठीक है। इसी का मनुष्य का करते तो मनुष्यता। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होती है इसमें हमें इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के बारे में पता हो। जैसे हमारा हो जाएगा किसी स्थान का नाम दिया गया हो, जैसे जयपुर हो गया हमारा। ठीक है। किसी का नाम दिया गया हो तो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई अगला क्वेश्चन है, अमूल्य का अर्थ है, अमूल्य जो है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है जिसका कोई मूल्य ना हो, ऑप्शन बी जिसका मूल्य बहुत कम हो, ऑप्शन सी जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, ऑप्शन डी जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। अगला क्वेश्चन है, निधियां शब्द का एक वचन है, जो निधियां है इसका हमें बताना है एक वचन। ऑप्शन ए है निधि, ऑप्शन बी निधि, ऑप्शन सी निधि, ऑप्शन डी है निधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निधि। अगला है क्वेश्चन हमारा, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, भाव शब्द है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी नपुंसकलिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो भाव जो हमारा शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, तो वह है पुल्लिंग शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है, मतलब इसमें से जो अचेतन शब्द दिया गया है इसका उपयुक्त अर्थ क्या है। अचेतन, अ मतलब नहीं, और चेतन मतलब आत्मा, जिसमें आत्मा नहीं है हो गया अचेतन। तो हमारा जिसमें आत्मा नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा निर्जीव, और जिसके अंदर आत्मा है वो क्या हो जाएगा हमारा सजीव। तो अचेतन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्जीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं। जो वाक्य हमारा इसके कितने अंग माने जाते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से हैं। एक हमारा उद्देश्य और दूसरा विधेयक। इनको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे महेश स्कूल जाता है, महेश स्कूल जाता है। अब इसमें जो महेश है ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और स्कूल जाता है ये हमारा हो जाएगा विधेयक। ठीक है। तो हमें पता चल गया वाक्य के कितने अंग हैं हमारे, तो दो हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। जो इसमें दिए गए हमारे, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहले तो हमें पता होना चाहिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं,
3। कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य हमारा जिसमें कोई भी सरलता से बात हमारी कह दी जाए वो सरल वाक्य। जैसे उदाहरण हमारा हो जाएगा, गीता खाना पकाती है, गीता खाना पकाती है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो एक बीच में एक ऐसा शब्द जोड़ा होगा जो हमारे दोनों वाक्यों को जोड़ेगा और दोनों वाक्यों का अलग अलग अर्थ होगा। मतलब उनमें से कोई भी अगर एक ना रहे तब भी उसका अर्थ हो जाएगा। दोनों हमारे प्रधान वाक्य उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य का हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? राम स्कूल जाता है और सीता खाना पकाती है। तो जो हमारा एक शब्द आया और, यही क्या हमारा संयुक्त वाक्य है। मतलब शब्द है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो और कर रहा है। अगला हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? इसके अंदर हमारा एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा, वो है हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता। इसमें पूछा गया है रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, तो इनमें से कौन सा है हमारा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी लोप चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमारा कैसे लगता है? तो लगेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, अगला आया हमारा विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है हमारा? तो विवरण चिन्ह को हम इस तरह से करते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह हमारे दो प्रकार से होते हैं, एक हरा और दो हरा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एक तुम्हारा ये वाला है, दूसरा ये वाला, ये हमारे क्या है? अवतरण चिन्ह। अगला लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह हमारे इस तरह से कोई वाक्य लिखा और उसके पीछे इस तरह से हम लिख देते हैं, वो हमारा क्या है? लोप चिन्ह है। अब विराम चिन्हों को कामता प्रसाद ने कितने प्रकार से बताया है? तो विराम चिन्ह को कामता प्रसाद ने 20 प्रकार से बताया है। कितने प्रकार से बताया? तो 20 प्रकार से। ठीक है, जिसमें से हमारा कुछ बता रहे हैं। जैसे हमारा एक विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारा कौन सा होता है? तो ये वाला हमारा विराम चिन्ह पूर्णतः विराम है। अर्ध विराम एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध विराम। अर्धविराम कौन सा होता है? तुम्हारा क्या होगा? एक बिंदी और नीचे से कोमा। ठीक है, अगला हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम कुछ थोड़ी देर के लिए रुके, हम वाक्य को बोलते समय कुछ देर के लिए रुके, वो है अल्प विराम। तो क्या होगा हमारा इसमें? तो हमारा कोमा लगेगा। ठीक है, अगला होता है हमारा हंस पद, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जो हम कोई वाक्य लिखते हैं कुछ छूट जाए बीच में तो उसको हम लोप पद मतलब हंस पद के नाम से जानते हैं। कौन सा हमारा हंस चिन्ह है? हंस पद चिन्ह। तो वो उसको हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। ढाक के
तीन पात जो है इसको लोकोक्ति दी गई है, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है सबसे अलग विचार रखना, ऑप्शन बी समयानुसार कार्य करना, ऑप्शन सी सदा एक सी स्थिति बने रहना, ऑप्शन डी सीमातीत कल्पना करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ढाक के तीन पात बोलते हैं ना गांव में लोग कि तुम ऐसे ही रहोगे ढाक के तीन पात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना ही हमारा क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए है घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन बी टोपी उछालना, ऑप्शन सी घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन डी है डंका बजाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत लज्जित होना का मतलब घड़ों पानी पड़ना।